स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएससी लैब टेक्नीशियन वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट इसमें आपकी मदद करने के लिए लाया है लैब मास्टर बैच। इस बैच में आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ इस बैच में मिल रहा होगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और इस बैच को ख़रीदना होगा। तब आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से पूरी कर पाएंगे। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन माइक्रोस्कोपी विच पार्ट एनलार्जेस द इमेज ऑफ द स्पेसिमेन। तो माइक्रोस्कोप में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो इमेज को जो है वो स्पेसिमेन का जो इमेज है यानी जो हमें दिख रहा है उसे बड़ा बनाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज या फिर लाइट सोर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो क्या करता है? स्पेसिमेन जो भी हमने रख रखा है उसके इमेज को बड़ा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट फॉर मेजरमेंट इन द लैबोरेटरी। प्रयोगशाला में मापन के लिए सबसे सटीक उपकरण कौन सा होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? रूलर या फिर माप सिलेंडर या फिर माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज या फिर बीकर। तो इसका सही आंसर क्या है? जो नापने के लिए सबसे सटीक होता है वो होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज बहुत ही सटीक मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, खास करके छोटी वस्तुओं की लंबाई या व्यास को मापने के लिए। रूलर और माप सिलेंडर जो है वो कम सटीक होते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये कम सटीक होते हैं, सबसे सटीक ये होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य है? विच इक्विपमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर द लेबोरेटरी सेफ्टी। तो लेबोरेटरी सेफ्टी मतलब कि प्रयोगशाला में अपनी सुरक्षा के लिए कौन चीज़ें ज़रूरी होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? ग्लव्स, दस्ताने, गॉगल्स, सुरक्षा चश्मा, लैब कोट, प्रयोगशाला कोट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। लेबोरेटरी में जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है उनमें ऑल ऑफ द एबव आता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। लेबोरेटरी में अपनी सुरक्षा के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, सैंपल संग्रहण के दौरान किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जब हम किसी का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट का, चाहे वो कोई भी सैंपल हो, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, तो उस वक्त हमें सबसे विशेष करके किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? सैंपल की सही पहचान, साफ़ सफाई का ध्यान, कंटामिनेशन से बचाव या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है कि हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें जो सैंपल, मान लीजिए हमने 100 पेशेंट्स का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, तो हमें पता होना चाहिए कि वो 100 में से कौन सा ब्लड सैंपल किस इंसान का है, तो वो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। दूसरा है कि साफ़ सफाई मेंटेन रखना चाहिए और तीसरा उसे कंटामिनेशन मतलब कि किसी भी अन्य बैक्टीरिया का बाहर से उस पर प्रभाव आने से बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने ब्लड सैंपल लिया और उसमें बाहरी चीज़ें भर गई तो उससे हमें एग्जैक्ट जो टेस्ट है, एग्जैक्ट जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट जो चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है उस सैंपल से, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में मापन करते समय रिकॉर्डिंग क्यों महत्वपूर्ण है? रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण क्यों है प्रयोगशाला में मापन करते समय? ऑप्शन क्या क्या है? फॉर डाटा वेरिफिकेशन, डेटा की पुष्टि के लिए, प्रयोग को दोहराने के लिए, टू रेप्लिकेट द एक्सपेरिमेंट, परिणामों का विश्लेषण करने के लिए यानी फॉर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट या फिर उपयुक्त सभी कारणों से। तो प्रयोगशाला में जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो क्यों करते हैं? तो उपयुक्त सभी कारणों से। डाटा का वेरिफिकेशन के लिए भी, रेप्लिकेट करने के लिए भी, एक्सपेरिमेंट को अगर दोहराना हो उसके लिए भी, और एनालिसिस ऑफ रिजल्ट के लिए भी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोस्कोप के स्टेज का क्या काम होता है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्रोवाइडिंग लाइट, अगला है होल्ड द स्पेसिमेन स्टेडी यानी कि वस्तु को स्थिर रखना, अगला है चित्र बढ़ाना या फिर फोकस करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वस्तु को स्थिर रखना। जो स्टेज होता है माइक्रोस्कोप में उसका काम होता है कि वो स्पेसिमेन को यानी कि जो वस्तु है उसे स्थिर रखे एक जगह पर ताकि हम उसे देख सकें सही से। माप सिलेंडर में तरल की सही मात्रा मापने के लिए किस स्तर पर नज़र रखनी चाहिए? माप सिलेंडर जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम नापने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे सही ढंग से मापने के लिए हमें उसके किस स्तर पर नज़र रखनी चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? लिक्विड सरफेस के ऊपर, एबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के नीचे यानी बिलो द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के मध्य में यानी मिडिल ऑफ द लिक्विड सरफेस यानी, या फिर लिक्विड सरफेस के नीचे की ऊंचाई पर।
तो इसका सही आंसर है कि लिक्विड सरफेस के नीचे की ऊंचाई पर। तरल के माप का सही ढंग से मापने के लिए माप सिलेंडर में तरल यानी लिक्विड की सतह के नीचे की खुरदरापन के सबसे निचले बिंदु पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कंटामिनेशन से बचाव के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो प्रयोगशाला में किसी भी तरह के कंटामिनेशन से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? सैंपल को खुले में रखना, उपकरणों को स्टेरिलाइज रखना, बिना दस्ताने के काम करना, या उपकरणों को धोना नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि उपकरणों को स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइज करने से क्या होता है, अगर हम सैंपल को खुला रखते हैं तो उससे कंटामिनेशन हो सकता है, अगर हम बिना ग्लव्स के काम करते हैं तो भी कंटामिनेशन हो सकता है, और अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं धोते हैं तो भी एक सैंपल से जो चीज़ें हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, वो दूसरे सैंपल में पहुँच सकती है और वो कंटामिनेटेड हो सकता है। तो इसका सही आंसर है कि उपकरणों को स्टेरिलाइज करने से, स्टेरिलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या है, हम बच सकते हैं कंटामिनेशन से। अगला क्वेश्चन है, मापन करते समय यदि कोई गलती हो जाए तो क्या करनी चाहिए? अब अगर मापते वक्त हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करनी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? माप को सुधार कर सही रूप से रिकॉर्ड करना, माप को अनदेखा कर देना, कोई भी कार्रवाई नहीं करना, या फिर माप को गलत ही छोड़ देना। तो इसका सही आंसर है कि हमें माप को सुधार कर और उसके बाद फिर उसे सही रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में मापन के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट, सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? ऑप्शन क्या क्या है? किलोग्राम, मीटर, ग्राम, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जो है, ऐसा यूनिट जिसे हम कहते हैं, वही यूज़ करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण रक्त का नमूना लेने के लिए प्रयोग होता है? तो कौन सा ऐसा उपकरण है जिसे हम ब्लड सैंपल लेने के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? टेस्ट ट्यूब, पाइप, पीपीएच, या फिर सिरिंज, या फिर बीकर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सिरिंज। सिरिंज को हम क्या करते हैं? ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए पेशेंट से यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कौन सी रसायन पहचान तकनीक सबसे आम है? तो कौन सा ऐसा रसायन की पहचान की तकनीक है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फिल्टरेशन, या फिर प्रेसिपिटेशन। तो इसका सही आंसर है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी की जो टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। क्रोमैटोग्राफी का उपयोग मिश्रणों में उपस्थित विभिन्न रसायनों की पहचान और पृथक्करण के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीपेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? पीपेट क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए, तरल को सटीक मात्रा में स्थानांतरित करने के लिए, वस्तु को पकड़ने के लिए, या हवा को पंप करने के लिए। तो इसका सही आंसर है तरल को सटीक मात्रा में स्थानांतरित करने के लिए। तो हम पीपेट का यूज़ क्यों करते हैं? पीपेट का यूज़ जो है प्रयोगशाला में, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरल की मापी गई मात्रा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रयोगशाला में आपने देखा भी होगा कभी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्यों प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? उपकरण धोने के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए, आग बुझाई के लिए, या फिर नमूना ठंडा करने के लिए। तो इसका सही आंसर है आग बुझाने के लिए। अगर कभी किसी दुर्घटनावश लेबोरेटरी में किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उस वक्त फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके आग को बुझाया जाता है। माइक्रोस्कोप में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? अब प्रकाश की जो तीव्रता है यानी इंटेंसिटी है, उसे रोकने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए कौन सा भाग यूज़ होता है? ऑप्शन है मिरर, कंडेंसर, डायफ्राम, या फिर आर्म। तो इसका सही आंसर है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या करते हैं? डायफ्राम माइक्रोस्कोप में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ताकि वस्तु की स्पष्टता और जो सटीकता है वो बेहतर हो सके। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कौन सा पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैव खतरे से सुरक्षा के लिए ज़रूरी है? प्रयोगशाला में हमारी खुद की सुरक्षा के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? ऑप्शन क्या क्या है? कॉटन ग्लव्स, या फिर क्लॉथ एप्रन, या फिर फेस मास्क एंड ग्लव्स, या फिर वुलन कैप। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फेस मास्क एंड ग्लव्स। फेस मास्क एंड ग्लव्स जो है वो हमें खुद की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रयोगशाला में भोजन क्यों वर्जित है? प्रयोगशाला में खाना क्यों वर्जित है? ऑप्शन क्या क्या है? साफ़ सफाई बनाए रखने के लिए, उपकरणों को बचाने के लिए, संक्रमण और रासायनिक जोखिमों से बचाने के लिए, या फिर समय बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर है संक्रमण और रासायनिक जोखिमों से बचाने के लिए। जैसा कि लैबोरेटरी में ढेर सारी बीमारियाँ जो होती हैं उनसे रिलेटेड टेस्ट चल रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों से संक्रमण और किसी भी तरह के केमिकल एक्सपोजर से बचाने के लिए लेबोरेटरी में खाना पीना मना होता है।
प्रयोगशाला में आग लगने की स्थिति में पहला कदम क्या होना चाहिए। अब अगर किसी लैब में आग लग जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं। खिड़कियां बंद करना, सब कुछ छोड़कर भाग जाना, साउंड अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना, या फिर फर्श पर लेट जाना। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कि फायर अलार्म बजाना और फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके आग पर काबू पाना। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सिम्पलीज का होने पर क्या करना चाहिए। प्रयोगशाला में सिप्लीज होने पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या हैं। तुरंत पोंछना, बिना सुरक्षा के रिपोर्ट करना, और स्पिल किट का उपयोग करना, स्पिल को छोड़ देना, या फिर पानी डाल देना। तो इसका सही आंसर क्या है कि अगर सिप्लीज हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले रिपोर्ट करना चाहिए और स्पिल किट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, स्पिल होने पर क्या करना चाहिए, उसे रिपोर्ट करना चाहिए और सही स्पिल किट का प्रयोग करके सफाई करना अनिवार्य है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कौन सा रंग कोड जैव खतरे को दर्शाता है। ऑप्शन क्या क्या हैं। ब्लू, नीला, हरा, लाल, या फिर येलो विथ बायो हजार्ड सिंबल। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है येलो विथ बायो हजार्ड सिंबल। ये क्या करता है, ये जैव खतरे को यानी कि बायो हजार्ड को इंडिकेट करता है। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। तो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना में होता है जो कि कुछ इस तरह से ऐसे दिख रहा होता है। इसको हम कहते हैं कि वो डबल हेलिक्स बना हुआ है। तो इसकी जो खोज थी वो किसने की थी। ऑप्शंस क्या क्या हैं। चार्ल्स डार्विन, वाटसन एंड क्रिक, ग्रिगोर मेंडल, या फिर रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बताया था। आनुवंशिक में जीन क्या होता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में जीन क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है। कोशिका का बाहरी भाग, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, एक प्रकार का रसायन, या फिर कोशिका का ऊर्जा केंद्र। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कि जीन एक डीएनए का एक खंड होता है, यानी पार्ट होता है, सेगमेंट होता है, जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरएनए किस प्रकार का अणु है। तो आरएनए जो है वो किस प्रकार का मॉलिक्यूल होता है। ऑप्शन क्या क्या है। सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड, या फिर प्रोटीन, या फिर लिपिड। तो आरएनए किस तरह का मॉलिक्यूल होता है। आरएनए जो होता है वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एकल श्रृंखला युक्त न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोटीन से डीएनए बनता है, या फिर कोशिका विभाजन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें डीएनए से आरएनए बन रहा होता है। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उससे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, जिसे हम mRNA कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, mRNA कहते हैं, जैसे जिसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। अगला क्वेश्चन है, क्लोनिंग में युक्त सबसे प्रसिद्ध तकनीक कौन सी है। ऑप्शन क्या क्या है। पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सोमैटिक न्यूक्लियर सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, या फिर फर्मेंटेशन। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र जो है वो एक टेक्निक है जिसमें एक सोमैटिक यानी कि शारीरिक कोशिका का नाभिक एक निषेचित अंडाणु में स्थानांतरित किया जाता है। इस तकनीक से डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में पीसीआर का उपयोग किस लिए किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर का यूज़ क्यों करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं। डीएनए को काटने के लिए, डीएनए की प्रतियां बनाने के लिए, या फिर अगला है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए, या फिर कोशिका को रंगने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है। डीएनए की प्रतियां बनाने के लिए यानी कि एम्पलीफाई या कॉपी करने के लिए डीएनए को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो जीएमओ का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी में जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस है जनरल माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक म्यूटेशन आउटपुट, या फिर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑपरेटर। इसका सही आंसर है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी। आज के क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।